कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों को गुलाम बनाने के लिए हिंदू और मुसलमान दो टुकड़ों में बांटा था। मगर अंग्रेज़ों के आने के 2,500-3 हज़ार साल पहले ब्राह्मण भारत में यूरेशिया से आए। जैसे अंग्रेज़ इंग्लैंड से आए थे वैसे ही ब्राह्मण यूरेशिया से आए। अंग्रेज भी विदेशी थे, ब्राह्मण भी विदेशी है। अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया, ब्राह्मण नाम का विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया। तो ब्राह्मणों ने, जैसे अंग्रेज़ों ने 2 टुकड़े किए थे हिंदू मुसलमान, वैसे ब्राह्मणों ने 6,000 जाति के टुकड़ों में बांटा भारतीय लोगों, SC ST OBC के लोगों, 6,000 टुकड़ों में। तो एक आदमी ने मुझे पूछा कि अंग्रेज ज़्यादा खतरनाक थे या ब्राह्मण ज़्यादा खतरनाक है? मैंने कहा इसका सवाल का जवाब मैं गणित करके बताता हूँ। अंग्रेज़ों ने हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा था, ब्राह्मणों ने 6,000 टुकड़ों में बांटा था। तो 6,000 को 2 टुकड़े से भागाकार करते हैं तो आंकड़ा निकलेगा 3,000 का। तो ब्राह्मण अंग्रेज़ों से 3,000 गुना ज़्यादा खतरनाक है। समझ, गणित से शुद्ध कर दिया। और आज तक किसी ब्राह्मण ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो 6,000 टुकड़ों में इन्होंने बांटा। खतरनाक होने का और एक सबूत, आप लोगों ने ब्राह्मण को हल चलाते हुए देखा? कोई भी नहीं देखा, क्योंकि ब्राह्मण कभी हल नहीं चलाता है, फिर भी पैसा कमाता है। कैसे? हम हल चलाते हैं, फसल पैदा करते हैं, पैसा कमाते हैं, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो हमारा आदमी पंडित के घर जाता है और कहता है कि पंडित जी हमारे घर में बिटुआ पैदा हो गया, क्या नाम रखें? तो हम कह रहे जब बिटुआ पैदा हुआ तो पैदा किया तो नाम भी रख ले तू। तो हमारा आदमी क्या कहता? नहीं, पैदा करना छोटा काम है, नाम रखना बड़ा काम है। तो वो पंडित के पास जाता है, बोलता है पंडित जी क्या नाम रखे बिटुआ का? पंडित कहता है कब पैदा हुआ? कहा बुधवार को पैदा। अच्छा, बुधवार को पैदा हुआ, बुद्धू राम रख दे। तो हमारे आदमी को कोई शब्दों का अर्थ समझ में आता है नहीं। तो हमारा आदमी कहता है पंडित जी आपने बुद्धूराम कहा? हाँ, बुद्धूराम कहा, अच्छा नाम लगता है। अब हमारे आदमी को बुद्धूराम का अर्थ ही समझ में नहीं आता कि बुद्धूराम का मतलब है बुर्बक राम, गदहा राम, मूर्ख राम, बुद्धूराम का मतलब होता है। मगर हमारे आदमी को तो समझ में आता है। कहा कि अच्छा नाम लगता है। कहा कितना दक्षिणा दे दे? वो पैसा दे दे नहीं कहते पंडित को हमारे, कितना दक्षिणा दे दे? कहा 1,001। ओ बैठे बैठे साला हल चलाने की जरूरत है,
बैठे बैठे जब 1000 मिल गया, और वो भी पंडित हमारे घर पर चलकर नहीं आया, हम ही उसके घर में चलते हुए गए। साला घर से हमारे घर तक चलने का भी कष्ट नहीं उठाया, और 1001 रुपया इनकम हो गया। तो ब्राह्मण को हल चलाने की क्या ज़रूरत है? जब हम गधा लोग, बुर्बक लोग, मूर्ख लोग हल चलाने के लिए तैयार है, तो फिर उनको हल चलाने की क्या ज़रूरत है? इससे और सिद्ध होता है कि ब्राह्मण इतना खतरनाक है कि बगैर किसी मेहनत के हजारों रुपए कमाता है। दूसरा सबूत ये है कि ब्राह्मण की संख्या देश में 3.5% है। अगर ईमानदारी से चुनाव देश में करवाए जाए तो ब्राह्मण ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुनवा सकता। 3.5 वोटों से कोई पंच चुनवा सकता है? 3.5 वोटों से ब्राह्मण पंच नहीं चुनवा सकता। सरपंच बनाने का तो सवाल ही नहीं है। जो लोग गांव का पंच और सरपंच नहीं बना सकते, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। अभी नरेंद्र मोदी है, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स। तो आप लोगों को नॉमिनेटेड जो अंग्रेजी शब्द है समझ में नहीं आया होगा। मैं किसान का बेटा हूँ, देहाती आदमी हूँ, देहाती उदाहरण बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। उदाहरण के पहले जो महिलाएं उपस्थित है, मैं उनकी माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को समझाने के लिए बताना पड़ेगा। गाँव में जब शादी होती है तो शादीशुदा आदमी अपने बीवी का परिचय देता है कि ये मेरी शादीशुदा बीवी है। तो दूसरा आदमी पूछता है, अगर ये शादीशुदा है तो ये कौन है? ऐसी रखी हुई है। ओ क्या कहता है देहाती? ऐसी रखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी भी ब्राह्मणों का रखा हुआ, ऐसे ही रखा हुआ प्रधानमंत्री। तो जितने लोगों ने तालियां बजाई, उससे तो मुझे यही समझ में आया कि आपको भी थोड़ा थोड़ा बूझ रहा है। बूझ रहा, बिहारी भाषा ना, बूझ रहा है। शुद्ध हिंदी में बोलते कि आपको भी समझ में आ रहा है, मगर बिहारी में बोलते हैं हाँ थोड़ा थोड़ा बूझ रहा है। तो इस तरह से ब्राह्मण जो है 3.5% होने के बावजूद भी जो ग्राम पंचायत का पंच और सरपंच नहीं चुनवा सकते, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री रखवा रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि ब्राह्मण कितना खतरनाक है। आपको समझ में आए, इसलिए 2-3 उदाहरण दिए। किसी को एक उदाहरण समझ में आएगा, किसी को दूसरा आएगा, किसी को तीसरा आएगा, और टोटल में सबको आ जाएगा। सबको आना समझ में ज़रूरी है। भाषण करने से ज़्यादा समझ में आना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा भाषण करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए साथियों, ये 6000 जाति के टुकड़ों में इन्होंने बांटा ब्राह्मणों ने। तो हम बटे हुए लोग नहीं है, ध्यान रखो, हम बटे हुए लोग नहीं हैं, बांटे हुए लोग हैं जातियों में। बुद्ध कहते हैं जानवरों में जातियां होती है, इंसानों में नहीं। अभी आपको प्रयोग करके दिखाता हूँ। जानवरों में जातियां, घोड़ा, गधा, खच्चर, सूअर, ये चारों का एक नाम है जानवर। तो जानवरों में जातियां घोड़े, गधा, खच्चर, सूअर, हो ये जाति है। अब दूसरा प्रयोग, बुद्ध कहते हैं इंसानों की कोई जातियां नहीं होती है।
जैसे ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई तो ऊपर रहा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों को कहते इंसान। तो ब्राह्मण के घर में इंसान पैदा हो जाता है, क्षत्रिय के घर में इंसान पैदा हो जाता है, वैश्य के घर में इंसान पैदा हो जाता है, शूद्र के घर में भी इंसान पैदा हो जाता है। तो बुद्ध कहते हैं जानवरों में जातियाँ होती है, इंसानों में जातियाँ नहीं होती है। ब्राह्मणों ने जानवरों की व्यवस्था हम पर ला दी, थोपी, जानवरों की व्यवस्था हम पर थोपी। और जानवरों की व्यवस्था हम पर थोपी तो ब्राह्मण लोग महान लोग हैं, और हम जानवरों की व्यवस्था थोपी, हमने मान लिया ब्राह्मणों की व्यवस्था कि हम जानवर हैं, हम ब्राह्मणों से भी ज़्यादा महान लोग हैं, क्योंकि ब्राह्मणों ने थोपा, हमने मान लिया। हम लोग जातियों पर गर्व और गौरव करते हैं, इसका मतलब है हम जानवर हैं, इस पर गर्व और गौरव करते हैं। तो इसीलिए इस परिवर्तन यात्रा का एक उद्देश्य है कि बांटे हुए जातियों को जगाया जाए, जगे हुए जातियों को जोड़ा जाए, जोड़े हुए जातियों से शक्ति का निर्माण किया जाए, और शक्ति का उपयोग और प्रयोग आज़ादी हासिल करने के लिए किया जाए। 14 अगस्त तक हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। 15 अगस्त से पंडित जवाहरलाल नेहरू काश्मीरी ब्राह्मण प्रधानमंत्री हो गया, हुक्मरान बदल गया, पहले अंग्रेज़ था बाद में ब्राह्मण हो गया। तो मालिक बदल गया, पहले अंग्रेज़ था अभी ब्राह्मण हो गया, गुलामी वैसे के वैसे बरकरार है, गुलामी वैसे के वैसे बरकरार है। कैसे? हम बच्चा पैदा करते हैं, हमारी मानसिक गुलामी इतनी ज़्यादा गहरी है कि वो ये कहता है कि बच्चा पैदा करना आसान काम है, नाम रखना कठिन है। नाम रखने का भी हमारे पास अधिकार नहीं है, हमारे बच्चों का नाम रखने का अधिकार हमारे पास नहीं है। इससे बड़ी क्या गुलामी हो सकती है? तो हम अभी ब्राह्मणों के गुलाम हैं। तो इससे आज़ादी हासिल करना एक पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य यह है कि आजकल चुनाव ईवीएम मशीन से हो रहा है, और ईवीएम मशीन में वोट डालने के बाद वोट किसी और कैंडिडेट के नाम पर जमा हो जाता है। अभी मेरे पास आधे घंटे पहले ये दिल्ली से नया सबूत आया है। दिल्ली हमारे पास नए नए सबूत, हम रिसर्च चल रहा है, बदमाशों पर निगाह रखी जा रही है। ये नया सबूत आया अभी आधे घंटे पहले। इस आधे घंटे पहले आए हुए सबूत में बहुत खास बात है। साउथ इंडिया का एक कलेक्टर है, उसने रिजाइन कर दिया चुनाव के बाद। आईएएस आदमी, बैकवर्ड क्लास का आदमी, कन्नन गोपीनाथ इस्तीफा दे दिया। अखबार में खबर भी पड़ा होगा आप लोगों ने। कन्नन गोपीनाथ, उसने कहा, यहाँ उसने इंटरव्यू में कहा कि ईवीएम मशीन का घोटाला पकड़ने के लिए जो पेपर ट्रेल मशीन लगाई गई, ये पेपर ट्रेल मशीन लगाने के बाद उसको बीच में लगाया गया। बीच में लगाने से क्या होता है, तो उसका कहना है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी है, आईएएस अधिकारी, तो वो जानता है,
उसने खुद चुनाव कंडक्ट करवाया, इसलिए उसको सारी जानकारी है। चुनाव आयोग ने भी उसको जानकारी दी, तो उसके बाद जानकारी है। उसने कहा कि जब आप वोट डालते हो तो वोट डालने के बाद में ये वोट जो है आपका पेपर ट्रेल मशीन में जाता है और आप आंखों से देखते हो कि मैंने जिस कैंडिडेट को वोट दिया उसी का चुनाव निशान छपकर आया है। पेपर ट्रेल में दिखता है, डिस्प्ले में। मगर कलेक्टर का कहना है, आईएएस अधिकारी का, उसने डिज़ाइन किया उसने, कि वहाँ पर दिखाई देने के बाद एक मालवेयर नाम का और सॉफ्टवेयर लगाया गया है मशीन में। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि अगर आपने ये नाम के राम नारायण को आपने वोट दिया तो ईवीएम मशीन में, वो पेपर ट्रेल मशीन में जो मालवेयर नाम का सॉफ्टवेयर लगाया है, वो सॉफ्टवेयर ईवीएम मशीन में राम प्रसाद के नाम पर जमा कर देता है। आपने वोट दिया राम नारायण को और ईवीएम में जमा होता है राम प्रसाद को। मान लो राम नारायण जो है आरजेडी का कैंडिडेट है, आपने राम नारायण को वोट दिया और वोट जमा हो गया राम प्रसाद को, बीजेपी वाले को। तो इसलिए बिहार में आरजेडी का 0 हो गया। आरजेडी का जो 0 हो गया वो इसलिए 0 हो गया। ये नया सबूत आया है, करंट आया है अभी आधे घंटे पहले। और जब ये चुनाव आयोग को पूछा गया लिखित सवाल पूछकर, तो अभी तक चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। जब चुनाव आयोग ने नहीं जवाब दिया, इसका मतलब है जो कहा जा रहा है वो सही है। इसका मतलब ये है जो कहा जा रहा है वो सही है। तो इसलिए ईवीएम मशीन में आपके वोटों की चोरी हो रही है। आप जिस विधायक को चुनना चाहते हैं वो चुनकर नहीं आता, जिसको चुनना नहीं चाहते हैं वही चुनकर आता है आपके वोटों की चोरी करके। जब वो आपके वोटों की चोरी करके चुनकर आता है, आने के बाद आप उसके पास काम लेकर जाते हैं कि विधायक जी जरा इंस्पेक्टर को टेलीफोन कर दीजिए, हमारा थोड़ा कम हुआ कर लीजिए। काम को कम हुआ ही ना बोलते हैं आप इधर भोजपुरी में, है? थोड़ा छोटा हमरा भी कम हुआ कर दीजिए। तो या तहसीलदार को टेलीफोन कर दीजिए, या बैंक मैनेजर को थोड़ा लोन वाला मामला है तो कर दीजिए। तो वो क्या बोलता है विधायक, अरे हम आपके वोट से थोड़ी न चुन कर आए हैं, हमको तो ईवीएम ने चुना है, हमको ईवीएम ने चुना है, आपने तो नहीं चुना, तो आपका काम क्यों करे। तो पहले विधायक जो है आपको नमस्कार करने के लिए आता था, अभी बंद हो गया। वो अब ईवीएम को नमस्कार कहता है, ईवीएम माता नमस्कार। अब ईवीएम उसके लिए माता हो गई है, जैसे दुर्गा है, काली है, वैसी वो माता हो गई है। और वो विधायक उसको नमस्कार करता है कि प्रसन्न हो जा माता और मेरे को वे वोट दिलवा दे। तो इस तरह से आपके वोटों की सारे देश भर में एक जगह चोरी नहीं हो रही है। 13 लाख ईवीएम मशीन लगाए जाते हैं चुनाव में, देश के लोकसभा के। तो ये चुनाव आयोग लगाता है। अगर एक ईवीएम मशीन को एक चोर कहा जाए तो चुनाव आयोग मैदान में 13 लाख
ईवीएम अर्थात 13 लाख चोरों को वोटों की चोरी करने के लिए उतारता है। इसका मतलब क्या है? ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी, जो मैं बोल रहा हूं, एक भी राजनीतिक पार्टी ऐसे बोलने की औकात नहीं रखता है। सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी का हुआ, 0। आरजेडी की मदद से कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी बिहार में, उसका चुनकर आया। कांग्रेस की बिहार में कोई औकात नहीं है। अगर लालू जी उनको मदद ना करे तो कांग्रेस ही तो कोई औकात ही नहीं है। मगर कांग्रेस का एक आदमी चुनकर आया और जिसकी मदद से चुनाव लड़ा उसका 0 चुनकर आया। बहुत दुख की बात क्या है कि जिनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो पार्टी के लोग ईवीएम के विरोध में बोल नहीं रहे। और मैं चुनाव लड़ नहीं रहा तो मैं आरजेडी के फायदे में, समाजवादी यूपी के फायदे में, मायावती भी नहीं लड़ रही है, अखिलेश यादव भी नहीं लड़ रहा है, उनके फायदे में लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। तो इसलिए ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। जब मैं ऐसा बयान देता हूं तो चुनाव आयोग को बुरा लगता होगा। तो मैंने उनको कहा, सैयद सूजा जिसने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, तो आपने चुनाव आयोग में दिल्ली में एफआईआर दाखिल किया। तो चुनाव आयोग को मेरा कहना है, अबे मैं चुनाव आयोग, मैं भभुआ में हूँ, भारत छोड़ के लंदन में नहीं हूँ, भभुआ में हूँ। और भभुआ जो है ये मुगल सराय या चंदौली से लगा सटा हुआ है, या सासाराम के और चंदौली के बीच में है। तो मैं तो भारत में ही हूँ, तो तुम मेरे खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हो? वो लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, दिल्ली में एफआईआर करते हो, तो मैं तो इधर ही हूं, मेरे खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे खिलाफ एफआईआर नहीं कर रहा। क्यों? मेरी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और मेरे एक भी सवाल का चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। कौन से मुंह से एफआईआर करेगा? मतलब मेरे सवालों का जवाब ही नहीं है चुनाव आयोग के पास। जब चुनाव आयोग के पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में कोई जवाब दाखिल नहीं कर रहा है, तो वो मेरे खिलाफ क्या एफआईआर कर लेगा? वो एफआईआर नहीं कर सकता। जो एफआईआर करेगा तो मैं बोलूँगा ये सवालों का जवाब दो, उधर ही नहीं दे रहा, साला इधर कहाँ से एफआईआर करेगा? इसलिए मैं कहता हूँ ईवीएम चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। तो इसलिए ये उदाहरण से भी सिद्ध होता है कि चुनाव आयोग खुद इस घोटाले में शामिल है। अभी ये जो सबूत मेरे पास आया है, इससे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव होता है कि चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन को इस तरीके से लगाया बीच में, और बीच में लगाने का काम उन्होंने किया, चुनाव आयोग ने। लगाने के बाद में चुनाव आयोग ने लगाया और एक सॉफ्टवेयर, मालवेयर नाम का सॉफ्टवेयर लगाया। वो मालवेयर ईवीएम मशीन को ये संकेत देता है कि राम नारायण को वोटर्स ने वोट दिया, मगर राम प्रसाद के नाम पर जमा करना है। तो राम प्रसाद के नाम पर जमा हो जाता है।
क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी से जो 2 4 5 10 आदमी मशीन नहीं उठा सकते, बटन दबाओ मशीन ऐसे उठ जाती। टेक्नोलॉजी हजारों टन की। तो इसलिए टेक्नोलॉजी में कुछ भी हो सकता है। आप लोगों ने जेसीबी मशीन देखा होगा, जेसीबी मशीन, तो इतना बड़ा पेड़ है वो अंदर जाकर से उखाड़ देता है। इतना बड़ा पेड़ रहेगा तो भी उखाड़ के दे देता है। तो टेक्नोलॉजी की बात है। तो इसलिए इस उदाहरण से सिद्ध होता है कि ईवीएम वोटों की चोरी करती है, ईमानदारी से चुनाव नहीं करवा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही 8 अक्टूबर 2013 को। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा, केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री का मतलब है स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकता, फेयर का मतलब है निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये बड़े बड़े शब्द हैं, आपको समझने के लिए दिक्कत होगी। एक शब्द बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट कहना चाहती है कि ईवीएम ईमानदारी से चुनाव नहीं करवा सकती। तीनों शब्दों का एक शब्द, ईमानदारी से चुनाव नहीं करवा सकती, इसका मतलब है बेईमानी से जरूर चुनाव करवाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ईवीएम मशीन अगर ऐसा करती है तो लोकतंत्र में जो वोट का अधिकार है वो खत्म हो गया। तो जो लोकतंत्र निर्माण होगा वो झूठ मूठ का होगा, ईवीएम के आधार वाला, लोक के आधार में नहीं होगा। और जब वोट का अधिकार नहीं रहेगा, सच्चा विधायक नहीं चुनेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा, तो संविधान कैसे बचेगा? संविधान भी नहीं बच सकता। तो इसलिए इस संविधान को अगर बचाना है तो हम लोगों को ये आंदोलन करना होगा। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 14 के चुनाव में घोटाला पकड़ने वाली पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाए, मगर चुनाव आयोग ने नहीं लगाई तो 31% वोट बीजेपी को पड़े और 31% वोटों के आधार पर 283 सीटें जीती। जबकि पूर्व में ऐसा कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है कि 31% वोटों के आधार पर किसी राजनीतिक दल को 272 वोट नहीं मिले, साधारण बहुमत। मगर बीजेपी को साधारण बहुमत से 11 सीटें और ज़्यादा मिली। तो इससे सिद्ध हो गया कि पेपर ट्रेल मशीन ना लगाने से बीजेपी घोटाला करने में कामयाब हो गई। बीजेपी घोटाला करने में कामयाब हो गई। इससे भी बड़ी दुखद बात है, वो क्या है कि घोटाला हुआ, कांग्रेस को मालूम भी है, फिर भी कांग्रेस बोल नहीं रही है। कांग्रेस बोल नहीं रही है, कांग्रेस को मालूम है घोटाला किया। बिहार में कांग्रेस का एक कैंडिडेट चुनकर आया, वो घोटाले से आया, लालू जी की मदद से नहीं आया। लालू जी की मदद से आया होता तो फिर लालू जी की भी लोग चुनकर आते। वो घोटाले से चुनकर आया क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस टाइप है, गठबंधन है, दोनों मिलके चोरी कर रहे हैं। 2004-2009 के लोकसभा में कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता और 2014-2019 में बीजेपी ने घोटाला करके चुनाव जीता। कांग्रेस ने बीजेपी आरएसएस से समझौता किया कि 2 बार हमने घोटाला किया, 2 बार तुम घोटाला कर दो, मगर एक शर्त है,
कि हमारे घोटाले के बारे में तुम मत बोलना, तुम्हारे घोटाले के बारे में हम नहीं बोलेंगे। कांग्रेस को मालूम है घोटाला किया, मगर कांग्रेस कुछ भी नहीं बोल रही है, चुप है। तो दोनों घोटाले का फायदा ले रहे हैं, और फायदा लेकर ऐसा कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस घोटाला करके चुनाव जीत रहे हैं। केवल बीजेपी के ही लोग बदमाशी नहीं कर रहे हैं, तो कांग्रेस वाले भी बदमाशी कर रहे हैं, और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर बदमाशी कर रहा है। बिहार में नीतीश कुमार भी घोटाला करके बदमाशी कर रहा है, इसलिए वो भी जानता है, मगर वो भी चुप है। क्यों? जब दो चोर मिलकर चोरी करते हैं तो बांटकर खाते हैं। तो बीजेपी की कुछ सीटें चुनकर आई होगी और नीतीश कुमार की भी कुछ सीटें चुनकर आई। दोनों चोरों ने फायदा उठाया। तो नीतीश कुमार बीजेपी के बारे में नहीं बोल रहा है, बीजेपी नीतीश कुमार के बारे में नहीं बोल रही है, दोनों चुप है। चोरों में एक सज्जनता होती है, पता है चोरों की सज्जनता? बताता। जब वो चोरी करते हैं तो बांटकर खाते हैं, इतने ईमानदार होते हैं। जब चोरी करते हैं तो बांटकर खाते हैं। क्यों? अगर बांटकर नहीं खाया तो एक चोर को ये डर होता है कि दूसरा चोर पुलिस स्टेशन में जाएगा और मेरा नाम बता देगा। जब मेरा नाम पकड़ा जाएगा तो उसका नाम भी पकड़ा जाएगा। तो इसलिए चोर चोर, मौसेरे मौसेरे, भाई भाई होते हैं और बांट कर खाते हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी और नीतीश कुमार चोर चोर, मौसेरे मौसेरे, भाई भाई। नरेंद्र मोदी को मालूम है कि हमने घोटाला करके नीतीश कुमार को जितवाया, इसलिए केवल एक मंत्री बनाने का वादा किया, एक। तो नीतीश कुमार ने कहा है तो साला हमारा अपमान है, नहीं हम मंत्री लेंगे। तो एक भी मंत्री नहीं है, गठबंधन में है, मंत्री है नहीं। ऐसा नरेंद्र मोदी ने सबक सिखाया, मगर क्या करे, चोरी में रहना पड़ रहा है, चुप। तो 2019 में भी चुनाव हुआ और चुनाव रिजल्ट आया। क्विंट के पत्रकारों ने विश्लेषण किया और विश्लेषण में बताया, क्या बताया? बताया 373 में 220 सीटों पर 54 लाख से ज़्यादा वोट निकाले गए। 54 लाख से ज़्यादा वोट निकाले गए। आपने 100 डाले, मशीन ने 120 निकाले, और 153 जगह आपने 100 डाले, मशीन ने 80 निकाले, 20 कम निकाले। कम निकालना भी घोटाला है, ज़्यादा निकालना भी घोटाला है। तो 220 जगह बीजेपी ने घोटाला करके चुनाव जीता। बीजेपी के 303 चुनकर आए, उसमें 83 सीटें ही बीजेपी की ईमानदारी से चुनी हुई सीटें हैं। 220 सीटें घोटाले से चुनकर आई। और इसी को लेकर मैं अब सुप्रीम कोर्ट में इस महीने के अंत तक केस दायर कर रहा हूँ। और मेरा कहना होगा सुप्रीम कोर्ट को कि 220 सीटें रद्द करो, ये घोटाले की है। अगर 220 सीटें रद्द हो गई तो चुनाव रद्द हो जाएगा, तो सरकार ज़्यादा देर चलेगी ऐसा लगता नहीं है। मगर केवल मात्र
सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो कर लेगा। इसलिए हमने मैदान में उतरकर आंदोलन भी शुरू कर दिया है कि चुनाव सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे और मैदान में भी लड़ेंगे। तो जब ये लड़ाई और सड़कों पर बड़े पैमाने पर जन आंदोलन में अनाउंस होगा, घोषित होगा, तो क्या इस आंदोलन में आप साथ सहयोग करोगे? जो करोगे हाथ खड़े करो। अच्छा, तो सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। जब सभी कर रहे हैं तो इसका मतलब आंदोलन 50% सफल हो गया है। आंदोलन शुरू होने के पहले ही 50% सफल हो गया, अब रह गया 50%। तो जिस दिन आपको सड़क पर उतरने के लिए, आंदोलन करने के लिए संदेश आएगा, उस दिन आप लोग आंदोलन में हिस्सेदारी निभाना। क्योंकि गांव देहात के जो लोग हैं वो लोग, क्योंकि मैं भी देहात का किसान का बेटा हूँ, तो हम गांव वालों को वादा करने की जो आदत है, वादा करने के बाद निभाने की आदत है। गांव में एक शब्द बोला जाता है, ज़बान दिया, बदलेंगे नहीं। पता नहीं आपके बिहार में ये शब्द यूज़ किया जाता क्या जाता? ज़बान दिया, हाँ, बदलेंगे नहीं, अपने ज़बान पर अड़े रहेंगे। तो आपने हाथ खड़े करके वादा किया, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में यह आंदोलन में आप लोग हिस्सेदारी लेंगे और ईवीएम मशीन का घोटाला बंद करने के लिए साथ सहयोग करेंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।